Alright, so this is going to be a very short video on knife based collaborative filtering. So एक मसला हमारे पास ये आ रहा था कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग के अंदर कि हमें रेटिंग्स मिल रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सी रेटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एग्ज़ाम्पल देखो तो मेरे पास यूज़र 1 है, आइटम 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इनका नाम मैंने ABCDE से रिप्लेस किया हुआ है। और कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग के अंदर मैं कुछ सिमिलैरिटी निकाल रहा था और उसकी बेसिस पे देख रहा था कि भाई इसको क्या रेटिंग मिलनी चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, रेटिंग की 1 से लेकर 5 तक है। मुझे ये नहीं पता कि जो भी इसको रेटिंग मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर इसको रेटिंग 4 मिल जाती है, ठीक है, तो रेटिंग 1 2 3 5 का क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, ये कितने इंपॉर्टेंट है। अगर 4 हो जाता है तो उसके बाद लेट्स अज्यूम 4 नहीं चाहिए मुझे, उसके बाद दूसरी सेकंड बेस्ट रेटिंग चाहिए, तो फिर कौन सी लेता मैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने नाइफ बेस को लेकर आ गए और हमने बेसिकली किया कुछ नहीं, बस हमने एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी और अटैच कर दी। उससे क्या हुआ कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हुए हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गई, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सुपरवाइज मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर बेस रूल। सबसे बड़ी अजम्पशन जो होती है उसके अंदर वो ये होती है कि जो भी आपकी रेटिंग्स हैं, ये जो भी आपकी रेटिंग्स हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूज़र बेस। सो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़र बेस और फिर हम उसके बाद देखेंगे अपना उसके अंदर आइटम बेस देखेंगे। सो अच्छा, अब फॉर्मूलाज के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। सो ये बेस रूल है, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम हमें ये रेटिंग निकालनी है यूज़र बेस के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये एक्टिव यूज़र को ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, सो 1 3 3 2, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज़ this E can be one of the 5 options, ठीक है। It can either be 1, it can either be 2, it can either be 3, it can either be 4 or 5, ठीक है। तो करना क्या है कि मैंने बस लिख दिया E equals to 1, E equals to 2, E equals to 3, E equals to 4 एंड E equals to 5। इसके 5 कॉलम्स बना देने हैं, ठीक है। कॉलम्स बन गए। अब हमें बस एक डैश लगाना है यहाँ पर और यहाँ पे लिखना है E equals to 1, E equals to 1, E equals to 1। सही है। सिमिलरली यहाँ पर जो भी इसका यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पर यहाँ पर अब लिखना है जो भी आपकी एक्टिव यूज़र की रेटिंग्स थी। तो यहाँ पे क्या थी, 1 3 3 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए equals to 1, B equals to 3, C equals to 3 and D equals to 2. Probability of A, probability of B, probability of C, probability of D, probability of A, probability of B, probability of C, probability of D। क्या है आपके पास, 1 3 3 2, 1 3 3 2। ये आपकी बन गई इक्वेशन, ठीक है। सही है भाई। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब गौर से सुनना। E1, फॉर E1 पूरे मैट्रिक्स को छोड़ दो, सिर्फ इस पे फोकस करना, ठीक है। इस कॉलम पर 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। और ये भी चेक करो, ठीक है, ये भी चेक करो कि यहाँ पर इनकी रेटिंग्स लिखी हुई होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी इसकी मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग नहीं है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ही लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर उसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले वो एक एज केस है, तो सबसे पहले हम बगैर एज केसेस से सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम यहाँ पर अभी कोई भी क्वेश्चन मार्क वाली रेटिंग नहीं है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आगे कितने वंस हैं, 2 वंस हैं। तो हमने लिखा कि भाई टोटल 2 हैं, कितने में से, 4 में से कर दिया। E2 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा भी नहीं आ रहा, इसको कर दिया 0 आउट ऑफ 4। 3 कहाँ कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, तो उसको कर दिया हमने 1 आउट ऑफ 4। और सिमिलरली बाकी सब के लिए,
ठीक है। अब ये जो टू वैल्यू है ना, ये हर जगह तुम कॉपी पेस्ट कर दोगे, ये 0 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ठीक है। अब अब मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है तो आप इसको डिसरिगार्ड कर दोगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली, अगर समझो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे और आप बोल दोगे कि भाई सिर्फ एक ही थी मेरे पास, तो यहाँ पे 2 के बजाय ये 1 हो जाएगा। मैं ये कह रहा था, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नाउ अब जब आपके पास ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमने कॉलम पे देखा था, अब हम रो देखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया था, यूं करके कॉलम पे देखा था कि वंस कितनी दफ़ा आ रहे हैं। अब रोज़ पे देखेंगे, कैसे रोज़ पे देखेंगे, ये कंडीशन बताएगी। जो राइट हैंड साइड है ना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो राइट हैंड साइड से पढ़ो कि E=1 होना चाहिए। E=1 कहाँ कहाँ पर है, E=1 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो हमने बोला ये दो इन रोज़ को लॉक कर देते हैं, लॉक कर दिया। अब क्या कह रहा है, A=1 होना चाहिए, A1 है यहाँ पे 2 दफ़ा है, सो हमने इसको 2 कर दिया। अब इसी में क्योंकि हम यही चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखो कि B3 है क्या, यहाँ पर B3 एक ही दफ़ा है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। दो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ये दो रोज़ देखनी है और उस पर B3=1 देखना है, तो सिर्फ एक ही दफ़ा है, ये यहाँ पे 1 है, तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर E=1 और C=3, सो ये है और 3 ये भी एक दफ़ा है, और D=2 ये भी एक दफ़ा है। सो आपके पास ये बेसिकली, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये मैंने ये चीज़ लिखी हुई है लेकिन ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग से, कि दिस विल बी नाउ 2 2 1 1, ठीक है। सेफ। अब हम यही चीज़ करते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक पूरी चीज़ मैंने लिख दी है। अब E=2 2 आ रहा है क्या, यहाँ पर आ ही नहीं रहा, 0 है, तो फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली 0 बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से E=5 भी नहीं आ रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट E=5 एक दफ़ा आ रहा है, नहीं एक दफ़ा भी नहीं आ रहा, सॉरी ये मैं छोटी सी गलती कर दी थी, बाय डिफ़ॉल्ट आ ही नहीं रहा, तो आप इन सब को 0 से रिप्लेस कर दोगे क्योंकि आ ही नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अब E=4 कहाँ पर है, ये रहा, हम ये 4 वाला पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हटाना है, इस पे हमें जाके लॉक लगा देना है और फिर हमें कंडीशन चेक करनी है। तो A=1 होना चाहिए, A1 है यहाँ पर, नहीं, 0 कर दो। B3 होना चाहिए इस पर, B3 है यहाँ पर, नहीं, 0 कर दो उसको। C3 होना चाहिए, C3 है यहाँ पर, नहीं, 0 कर दो। D2 होना चाहिए, D2 है, हाँ है, 1 कर दो, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं E=3 पर, 3 आ रहा है, एक ही दफ़ा आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे जाके लॉक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 पहले सबसे क्या थी, A=1 थी, सही है, सो A=1 है, नहीं है, 0 कर दो। B=3 है, नहीं है, 0 कर दो। C=3 है, नहीं है, 0 कर दो। D=2 है यहाँ पर, नहीं, 0 कर दो। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई। नाउ अब कभी कभार आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो इस 0 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में एक अल्फ़ा की, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ कि न्यूमरेटर में आपको एक अल्फ़ा प्लस कर देना है और डिनोमिनेटर में आपको बीटा प्लस कर देना है, ठीक है। इसको करोगे तो ये एक लैप्लास नॉर्मलाइजेशन हो जाती है आपकी।
तो अल्फ़ा क्या है, कोई भी हाइपर पैरामीटर होगा, और बीटा क्या है, नंबर अल्फ़ा टाइम्स नंबर ऑफ पॉसिबल रेटिंग्स। तो पॉसिबल रेटिंग्स क्या थी, 5, सो 5 टाइम्स आपका अल्फ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, नाउ अब क्या करें, अब करना ये जो भी सब कुछ कैलकुलेट किया ना, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। इन सब को जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग, ठीक है, सो assume alpha and beta was added। तो इस पर मैं अब सबकी लिखते जा रहा हूँ। इस पर आएगी वैल्यू 0.0016, इस पर आएगी 0.00000082, बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। इस पे आएगी 0.00000083, इस पे आएगी 0.0016, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चेक, ठीक है। और लास्ट वाले पे आएगी आपके पास, ओह सॉरी, इस पे आएगी 0.0017, सॉरी 0.117, 0.0016, 0.0000082, 0.000083, एंड इस पे आएगी 0.0016। ना हमारे पास टाई है, तो या तो ये यूज़ करते हैं या ये यूज़ करते हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो मैक्सिमम जिसकी भी आएगी, हमने बोला कि हम ये वाली यूज़ कर लेंगे रेटिंग, विच इज़ गोइंग टू बी 1 ओवर हेयर। और फिर दूसरी कौन सी है, या तो ये चूज़ करते हैं या ये चूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको आइटम बेस के हिसाब से। आइटम बेस के हिसाब से कैसे होगी, अब हम बैठ के अपनी इक्वेशन जो होगी ना, थोड़ी सी चेंज होगी। इक्वेशन अब जो होगी वो होगी आपके पास पॉसिबल रेटिंग्स के हिसाब से। तो पॉसिबल रेटिंग क्या हो सकती है आपके पास, या तो 1 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र 1 को रखेंगे यहाँ पर, और हम बोल देंगे 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देते हैं दूसरा यूज़र, और उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है, और हमेशा हम जो करेंगे यहाँ पर यूज़र 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे यूज़र 1 इस केस के अंदर, क्योंकि हम ये वाली रेटिंग ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये वाली जो है ना, ये यूज़र 1 का अननोन है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे e इक्वल्स टू 1, e इक्वल्स टू 2, e इक्वल्स टू 3, e इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ये हमेशा यूज़र 1 यहाँ पे फिक्स रहेगा, क्योंकि ये हमारी एग्जांपल है। तो हम ये भी कर लेते हैं, यूज़र 2 इक्वल्स टू 2, यूज़र 1 इक्वल्स टू 2, यूज़र 3 इक्वल्स टू सॉरी माय बैड, यूज़र 2 इक्वल्स टू 3, यूज़र 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, और e इक्वल्स टू 5, यूज़र 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है, यूज़र 1 इक्वल्स टू 3, 1 इक्वल्स टू 4 टू 5, ठीक है। अब हमारे पास एक यूज़र नहीं है, हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो हम मल्टीपल यूज़र्स के लिए कर लेते हैं। सही है। अब करना क्या है, सेम तरीका है। हम पहले क्या कर रहे थे, यूं करके देख रहे थे कि 1 कितनी दफ़ा आ रहा है। ये करने के बजाय आप यूं देखेंगे, तो यूं कि यहाँ पे 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है 1 आउट ऑफ कितने आइटम्स में से, 1 2 3 4, 4 आइटम में से। ये करते हैं, ये कितनी दफ़ा 2 आ रहा है इसमें, एक दफ़ा, सो 1 आउट ऑफ 4। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, 2 आउट ऑफ 4, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं, यूज़र 1 इसको लॉक कर दो, इसको हम देखते हुए लॉक करेंगे। तो यूज़र 1 लॉक किया हमने,
पहले हम कैसे लॉक कर रहे थे, यूँ लॉक कर रहे थे, अब कैसे लॉक करेंगे, यूँ। सो एक रूल ऑफ थंब समझ लो कि यूज़र बेस के अंदर तुम कॉलम यूँ चेक करते हो, तो जो दूसरा स्टेप होगा जिस पे तुम लॉकिंग करोगे तुम वो ऐसे करोगे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन फ्लिप कर दोगे। अब आइटम बेस के अंदर हम कॉलम यूँ देख रहे हैं, तो जो दूसरा स्टेप होगा उसके अंदर हम यूँ देखेंगे। तो यहाँ पर यूज़र 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 यहाँ पर होगी, और कहीं और है हमारे पास कहीं लॉक करने का तरीका, और कोई और लॉक है ही नहीं हमारे पास। कोई और लॉक है ही नहीं, तो हमें सिर्फ यही देखना है। यहाँ पर यूज़र 1 भी 1 है, 2 भी 1 है, तो 1 है, ये 1 नहीं है, तो हम इसको कर लेंगे 0 आउट ऑफ 1। 1 क्यों आया, इसकी वजह से, हर जगह 1 कर देते हैं इसको, इसकी वजह से। और हाँ, अब यहाँ पर दूसरी क्या है, यूज़र 3 1 है और यूज़र 1 भी 1 है, यूज़र 3 1 है, ये भी 1 है, हमारे पास एक दफ़ा है। यूज़र 1 1 है और यूज़र 4 1 है, 4 1 है, नहीं है। 5 1 होना चाहिए, 5 1 है, कर दिया। अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। 0 1 0 1। अब यूज़र 3 के लिए देखते हैं। अब 3 के लिए क्या होगा, आपके पास ये दो होंगी। अब 3 पर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, U2 भी 3 है, U2 3 है ये यहाँ पर एक, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर एक है, एक सेकंड, सही है। तो यहाँ पे 3 पे देखते हैं, तो हमारे पास 3 कितने हैं, 2 हैं, ये 2 आ गया, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अच्छा, अब U2 पे, यानी यहाँ पर 3 कितने हैं, एक भी नहीं है, हमने यहाँ पे 0 कर दिया। 3 के लिए हमने देखा 2 हैं, तो हमने 2 कर दिया। 4 पे हैं, एक भी नहीं है, 0 कर दिया। 5 पे हैं, नहीं है, एक भी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर समझो 3 होता 4 के केस में, तो आप बोलते एक है, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज U4 4 5 2। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की थी, जब मैं यू लॉक कर रहा था ना 1 के लिए, मैं करके दिखा देता हूँ। जब मैं यूँ लॉक कर रहा था 1 के लिए, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 2 दफ़ा आ रहा है, सो दिस इज़ 2। यहाँ पर एक दफ़ा आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे ये 1 होगा। फिर यहाँ पर C पर C3 होना चाहिए, हाँ, B3 होना चाहिए, B3 सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है यहाँ पर। फिर C भी 3 होना चाहिए, तो वो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, इसलिए 1 हुआ। यहाँ पे D एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 1 कर दिया। ऑलराइट, सो प्रोज एंड कॉन्स जल्दी से डिस्कस करते हैं। प्रोज क्या है आपके पास, कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, राइट, प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आपको रैंकिंग पता चल रही है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसकी बेसिस पर आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। कॉन्स क्या है, सेरेंडिपिटी नहीं है, कोई के का फैक्टर नहीं है। अगर कोई के का फैक्टर नहीं है तो आप सेरेंडिपिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कंटेंट बेस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इसके कंटेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। कोलैबोरेटिव में के का पैरामीटर था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि एज यू कैन सी कि जितने ज़्यादा आइटम्स पढ़ते जाएंगे तो यूज़र बेस के लिए उतना ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होता जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर जितने यूज़र्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव होता जाएगा, तो ये चेन बढ़ी जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि ये वैल्यूज़ सिर्फ ये नहीं होंगी, कंटिन्यूस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो उस केस के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर होते हैं, लेकिन हर डेटा को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट पे फिट नहीं कर सकते। लास्टली जो सबसे बड़ी एग्जाम्पशन थी वो ये थी कि ये रेटिंग्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू नाइफ बेस।